आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था शालिनी। बिरजू की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उसे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से बिरजू को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ कमा कर लाए हो या नहीं, घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका ली है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूं कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ में कैसे करूंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? अगली बार तो आपने कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस साल में तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। विमला, तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। बिरजू और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर बिरजू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहाँ से देंगे। थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर विमला, अगर तुम यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़े से ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती हूँ, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है विमला, जैसी तुम्हारी इच्छा। विमला अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद बिरजू अंगूठी को देखकर विमला से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर विमला, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही बिरजू यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी उठती है और बिरजू के सामने तुरंत चावल आ जाते हैं। विमला, यह देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया, यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है। इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है। ठीक है विमला, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। अंगूठी हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। बिरजू के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और बिरजू के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर विमला और बिरजू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर खाते हैं। ऐसे ही वह सभी उस दिन भर पेट भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह, पापा, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मैंने अपने दोस्तों से सुना, आज आप मुझको गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। विमला, तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब
आज उस बड़े मेले में जाएंगे जहां जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं। फिर बिरजू अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था। पापा वह देखो गुड़िया की दुकान, मुझे गुड़िया दिला दो ना। भैया जरा ये वाली गुड़िया दिखाना। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए। पापा ये तो बहुत ही सुंदर है। ये लो भैया इस गुड़िया के पैसे। विमला तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वहां देखो कितनी सुंदर साड़ियों की दुकान है। चलो वहां से तुम्हारे लिए साड़ियां भी पसंद कर लेते हैं। बृजमोहन गांव का सबसे अमीर सेठ था और मनोज और भोला उसके नौकर थे। जब मनोज और भोला ने बिरजू को सामान खरीदते हुए देखा तो वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मनोज देखो, यह तो वही बिरजू है ना जो अक्सर अपने गरीबी पर पूरे गांव में रोता रहता है। यह देख वैसे सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बोला, यह तो वही गरीब किसान बिरजू है। अभी 2 दिन पहले ही तो यह सेठ जी से काम मांगने आया था और सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से पूछकर देखते हैं। और भाई बिरजू कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सामान खरीदा है आज। बिरजू जादुई अंगूठी की बात को छुपाते हुए कहता है। नहीं भाई, बस थोड़ा बहुत घर के लिए सामान है, बस और कुछ नहीं। अच्छा बिरजू भाई, तुम तो 2 दिन पहले सेठ जी से काम मांगने आए थे। लगता है तुम्हें कहीं पर काम मिल गया है। हाँ भैया, कहीं और काम मिल गया था, उसी से बच्चों को मेला घुमाने ले आया। अच्छा बिरजू भाई, तुम करो खरीदारी। बिरजू मेला घूमने के बाद घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरे पर अलग ही चमक थी। सभी बहुत खुश थे। पापा आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। अब मैं अपने दोस्तों को ये खिलौने दिलाऊंगी। मेरे पास भी बहुत खिलौने हो गए हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। बेटा तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम अपने पापा से मांग लेना, वह तुम्हें मना नहीं करेंगे। इस तरह बिरजू के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। बिरजू ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और अंगूठी से कुछ पैसे मंगाकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही बिरजू की दुकान चल पड़ी। उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक। यह सब बिरजू ने उस अंगूठी की मदद से हासिल किए थे। नए नए डिजाइन के कपड़े होने की वजह से बिरजू की दुकान पर अक्सर ही लोगों की भीड़ रहा करती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल रही थी कि बिरजू जो इतना गरीब था अचानक से अमीर हो गया है और उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। अरे भाई, मैंने सुना है कि बिरजू ने गांव में कोई दुकान खोली है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है बिरजू ने बहुत बड़ी दुकान खोली है। अरे भाई, मैं तो उसकी दुकान को देखकर भी आया हूँ। बिरजू ने वाकई में बहुत बड़ी दुकान खोली है और उसके पास नए नए प्रकार के कपड़े हैं। अच्छा, आखिर ये कैसे हुआ? बिरजू के पास दुकान खोलने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? भाई, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना ही पता है कि उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता। अरे भाई, ऐसा नहीं तो तुम अब बिरजू से उधार ले लो। बिरजू दिल का बहुत नेक इंसान है, वह तुम्हें जरूर उधार दे देगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं बिरजू से एक बार बात करके देखता हूँ। यार, कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे। मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है। क्यों ना हम कल बिरजू से बात करके देखें, क्या पता बिरजू हमारी कुछ मदद कर दे। वह लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बिरजू वहीं से गुजर रहा था। राकेश ने बिरजू को आवाज लगाई। अरे बिरजू भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा तुमसे भी मिलता आऊं। बिरजू भाई, मैंने सुना है कि तुमने कपड़े की बहुत ही बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, बस इसी बारे में मैं तुम्हें बताने आया था। मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है। पर तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास उतने पैसे कहाँ से आए? देखो भाई, यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक साधु आए थे। बिरजू,
उन सबको जादुई अंगूठी के बारे में सारी बात बता देता है। जादुई अंगूठी? सच में तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है और तुमने उसी की मदद से वह दुकान खोली है? हाँ, मैंने उसी से वह दुकान खोली है। मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम भी अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक आकर तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे बिरजू भाई, यह बात कहकर तो तुमने हमारा दिल जीत लिया। ठीक है बिरजू भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह बिरजू ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। अब यह बात धीरे धीरे गांव के अमीर सेठ बृजमोहन तक भी पहुंच जाती है। मनोज और बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे गांव में रहने वाले गरीब बिरजू ने गांव में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोल ली है। यह तो वही बिरजू है ना जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आया था। तो फिर इसके पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ सेठ जी, हम भी यही सोचकर हैरान है। थोड़े दिन पहले हमने उसे मेले में देखा था, बहुत सारा सामान खरीद रहा था, जैसे उसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए हों। और अब सुनने में आ रहा है कि गांव में उसने एक नई दुकान खोली है। हाँ सेठ जी, मैंने तो देखा भी है, बहुत ही सुंदर दुकान है उसकी। एक से एक डिजाइन के कपड़े हैं उसकी दुकान में। मनोज, जरा पता तो कर, आखिर उस गरीब बिरजू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है उसके हाथ में जो कुछ ही दिनों में वो इतना मालामाल हो गया है? बृजमोहन के कहे अनुसार उसके दोनों नौकर अब बिरजू पर नजर रखने लगते हैं। बिरजू कब घर जाता है, कब घर आता है, इन सब पर उन दोनों आदमियों की नजर थी। एक दिन जब बिरजू रात के समय घर आता है, तब वह दोनों आदमी चुपके से उसके घर के पास खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि बिरजू अपने हाथ में से अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, विमला, अभी मैं इस अंगूठी को अपने उंगली से निकाल देता हूँ। काफी रात हो गई है, सुबह इसे पहन लूंगा। वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अब इस अंगूठी से हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है अब इस अंगूठी को हमें संभाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि अब मेरा कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा है। तो अभी हमें इस अंगूठी की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि इस अंगूठी को मुझे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए, जो मेरी ही तरह गरीब और ईमानदार हो, जो इस अंगूठी का सही इस्तेमाल करें। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यह अंगूठी हमें किसी ऐसे इंसान को ही देना चाहिए। बृजमोहन के दोनों नौकर सारी बात बृजमोहन को बताते हैं। सेठ जी, उनके पास एक अंगूठी है, उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। ये उस अंगूठी ने उनकी किस्मत बदल दी। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन यह अंगूठी की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह कोई जादुई अंगूठी है? क्या उस अंगूठी ने बिरजू को पैसे दिए हैं? जाओ इसका पता लगाओ। अगले दिन फिर वह दोनों आदमी चुपके से बिरजू के घर आते हैं। बिरजू और उसकी पत्नी की बातचीत को सुनते हैं। सुनिए, मुझे बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए। आप इस अंगूठी से मांग लीजिए ना। तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां तो है, फिर तुम्हें गुलाबी रंग की साड़ी क्यों चाहिए? और दुकान में भी काफी सारी साड़ियां रखी है, जाकर दुकान में से पसंद कर लो। नहीं, मेरे पास एक भी गुलाबी रंग की साड़ी नहीं है और मुझे एक ऐसी साड़ी चाहिए जो अभी तक दुकान में भी नहीं है। आप इस अंगूठे से गुलाबी रंग की साड़ी मंगा कर देखिए ना। बिरजू अंगूठी से गुलाबी कलर की साड़ी मांगता है और गुलाबी कलर की साड़ी प्रकट हो जाती है। यह देखकर दोनों नौकर बहुत आश्चर्य में हो जाते हैं और यह बातें जाकर वह दोनों बृजमोहन सेठ को बताते हैं। अच्छा दोस्तों, बिरजू ने अंगूठी के सामने साड़ी बोला और अंगूठी में से साड़ी निकल आई। अब तो पक्का हो गया है कि वह कोई जादुई अंगूठी है। तुमने कहा था कि रात के समय हरिया अंगूठी को अपनी उंगली में से निकाल देता है। हाँ सेठ जी, अंगूठी को निकालकर अपनी टेबल पर रख देता है। तो ठीक है, उस अंगूठी को हासिल करने का सबसे सही समय रात का है। मैं रात को ही उस बिरजू के घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर बृजमोहन रात के समय चुपके से बिरजू के घर पहुंच जाता है। रात के समय वह अंगूठी का तेज बहुत ज्यादा था, वह अलग ही चमक रही थी। अरे वाह, इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी चकमका रही है।
आखिरकार यही है वह जादुई अंगूठी जिससे यह बिरजू अमीर हुआ है। अब मैं अंगूठी को अपने घर ले जाऊंगा और इस अंगूठी की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर बृजमोहन उस अंगूठी को वहां से लेकर घर आ जाता है और उस अंगूठी को हाथ में पहनकर अंगूठी से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगता है। यह अंगूठी मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो, इतने सोने के सिक्के कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही बृजमोहन ऐसा कहता है, उसकी उंगली पर लाल निशान पड़ जाते हैं और उसे काफी जलन होने लगती है। बृजमोहन दर्द से कराहते हुए उस अंगूठी को फेंककर अस्पताल की ओर भागता है। बृजमोहन अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर को अपना हाथ दिखता है। यह कैसे हुआ? इतनी ज्यादा चोट तुम्हें कैसे आई? तुम्हारे हाथ तो पूरी तरह से घायल है। मैं अभी इसकी पट्टी कर देता हूँ। डॉक्टर बृजमोहन के हाथों की पट्टी कर देता है और उससे कहता है, देखो, मैंने तुम्हारी पट्टी तो कर दी है, पर तुम्हारे हाथों के जख्म बहुत गहरे हैं। इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लग जाएगा और 2 महीने तक तुम्हें अपने हाथों का ध्यान रखना होगा। यह सुनकर बृजमोहन बहुत दुखी होता है। यो सब उस अंगूठी की वजह से हुआ है। ना मैं उस अंगूठी को चुराता और ना ही मेरे हाथों का यह हाल होता। इतनी जलन हो रही है मेरे हाथ में, मैं क्या बताऊं। अगर मैं ज्यादा पैसे का लालच न किया होता तो आज मेरे हाथों की ऐसी हालत नहीं होती। बृजमोहन उस अंगूठी को बिरजू को वापस करने जाता है। ये लो बिरजू, अपनी अंगूठी। कुछ वक्त के लिए मेरे मन में इस अंगूठी के प्रति लालच आ गया था, पर इस अंगूठी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। अब ये अपनी अंगूठी तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। विमला, अब वक्त आ गया है कि इस अंगूठी को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाए जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जल्द ही ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इस अंगूठी को किसी गरीब को देने का वक्त आ चुका है। वह लोग यह बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आता है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। विमला बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना लाती है। बूढ़ा व्यक्ति खाना खाता है। खाना खाने के बाद बिरजू उस बूढ़े व्यक्ति को वह जादुई अंगूठी दे देता है और उस जादुई अंगूठी की सारी शक्तियों के बारे में भी बता देता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह बूढ़ा आदमी वापस अपने संत के रूप में आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही संत था जिसने बिरजू को वह जादुई अंगूठी दी थी और अब वह अपनी अंगूठी वापस लेने आया था। बिरजू का जीवन अब सुधर चुका था। बिरजू ने उस अंगूठी की मदद से सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं सुधारा, बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया।